हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और आज मैंने 45 क्वेश्चंस यहां पे हिंदी के सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हालांकि वीडियो एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 5 क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाले हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि पैराग्राफ तो ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कमेंट में, आप अगर लिखेंगे कि पैराग्राफ क्वेश्चन शामिल करने के लिए, तो कल से उसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके वीडियो एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। कुछ एग्जाम में पत्र लेखन वगैरह ये सब जो है नहीं पूछे जाते हैं, या साहित्य नहीं पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। पत्र लेखन को मैंने लास्ट में रखा है एकदम, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो है किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिया गया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। क्या हो जाएगा? उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक? तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही अक्षर या वर्ण बार बार रिपीट होता है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। तो मुदित महीपति मंदिर आए, माँ जो है इसमें मुदित महीपत मंदिर, तो माँ जो अक्षर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आगे पढ़ेंगे तो सेवक सचिव सुमंत बतलाए, तो सा शब्द भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उपमा में क्या होता है? तो उपमा में जो है उपमेय, उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से। उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान कौन होता है? जिससे तुलना की जाती है। जैसे उसका मुख चांद सा सुंदर है, उसका मुख चांद सा सुंदर है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्योंकि यहाँ पे जो है उपमेय कौन है? उसका मुख, और उपमान कौन है? चांद, तो उसके मुख की तुलना चांद से की जा रही है। और इसमें जो है उपमा अलंकार में सा या सरिस या सम या सदृश, ये सब शब्द आपको जहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे जो है क्या होता है? उपमा अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार में क्या होता है? इसमें जो है एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे जो है घटा 2 बार आया है। और काली घटा, यहाँ पे घटा का मतलब क्या हो जाएगा? बादल, और यहाँ पे घटा का मतलब क्या हो जाएगा? घमंड घटा, यानी घमंड कम हुआ, तो इसका मतलब कम हुआ, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें जो है उपमेय को डायरेक्ट उपमान बता दिया जाता है। इसमें जो है सा या सरिस ऐसे शब्द नहीं आते हैं, बल्कि डायरेक्ट उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, वहाँ पे जो है रूपक अलंकार होता है। अगर होता उसका मुख चांद है, चांद सा नहीं है, चांद है, तो जो है रूपक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये जो है रस से क्वेश्चन आ गया। रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या है 9। रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या हो जाती है 9। और सभी रस के अपने अपने स्थायी भाव है, तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। स्थायी भावों की संख्या भी 9 हो जाएगी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या पूछ ली जाए, तो रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? भरत मुनि के अनुसार 8 है रसों की संख्या। और अस्थायी भावों की संख्या भी भरत मुनि के अनुसार कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे स्थायी भावों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा आंसर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में जो है कौन से आते हैं? तो विषम नंबर पे जो आते हैं। प्रत्येक वर्ग में विषम संख्या पे जो वर्ण आते हैं वो जो है अल्पप्राण होते हैं, यानी कि पहले और तीसरे और 5वें स्थान पे जो आते हैं वो होते हैं अल्पप्राण। ठीक है, और किसी भी वर्ग में जो सम संख्या पर आते हैं, यानी कि दूसरे और चौथे नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो होते हैं महाप्राण। और इसके अलावा जो है याद रखेंगे, अल्पप्राण में सारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतस्थ यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। सारे अंतस्थ व्यंजन जो है अल्पप्राण में आते हैं।
और इसके अलावा सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर, लेकिन री को छोड़ करके, री को छोड़ करके, री जो है अल्पप्राण में नहीं आता है। और इसके अलावा एक जो है उच्छिप्त व्यंजन, एक जो है उच्छिप्त व्यंजन कौन सा, रा, तो ये जो है अल्पप्राण में आ जाएंगे। और महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण में कौन से आते हैं, तो दूसरे और चौथे हो गए। और इसके अलावा सारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है सारे आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो तीनों सा, और इसके अलावा हा, तीनों सा और हा। और इसके अलावा एक जो है उच्छिप्त व्यंजन आ जाएगा, ढ़ा। दो ही उच्छिप्त व्यंजन है, तो एक जो है रा, ये आता है अल्प में, और दूसरा जो ढ़ा है वो आता है महाप्राण में। तो यहाँ पे महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, तो खा ये जो है दूसरे नंबर पे है, घा ये चौथे नंबर पे आता है, और चा छा ये दूसरे नंबर पे। तो दूसरे और चौथे वाले जो है क्या हो जाएंगे, महाप्राण। लेकिन का ये पहले नंबर पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। तो पूछा गया था महाप्राण कौन सा नहीं है, तो का जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा की कृति यामा है, तो महादेवी वर्मा की कृति क्या है, यामा, रेखाचित्र संग्रह है, या काव्य संग्रह, या कथा संग्रह, या संस्मरण संग्रह। तो यामा की बात करते हैं, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको कब मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको यामा को मिला था। और ये क्या है, ये एक है काव्य संग्रह, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये क्या है, काव्य संग्रह है। और इसके अलावा महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं आप याद रखेंगे, एक इनकी रचना हो जाती है अतीत के चलचित्र, ये जो है एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे मैं नोट कराऊंगा, अतीत के चलचित्र। और इसके अलावा जो है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। और इसके अलावा जो है अबला और सबला, अबला और सबला, अबला और सबला। और इसके अलावा जो है क्षणदा। तो ये जो है महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है भरपेट में समास है, तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, या द्विगु, या अव्ययी भाव, या बहुव्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, पहला पद अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय, और पहला पद प्रधान भी होता है, पहला पद इसमें प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं, जिनमें जो है लिंग वचन या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको कहते हैं अव्यय। जैसे भरपेट में भर क्या है, अव्यय है, ठीक है। तो भरपेट जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो जहाँ पे भी आपको पहला पद अव्यय मिल जाए, जैसे कि प्रति मिल जाए, प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, या जो है यथा, प्रति यथा, यथाशक्ति हो गया, या बाकायदा, या जो है बे हो जाए, या जो है भर हो गया, या इसके अलावा पर हो जाए, या आल लगा हो, जैसे आजन्म है, या अनु, या जो है शब्द रिपीट हो रहे हो जहाँ पे, वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, रातों रात, या जो है हाथों हाथ, या दिनों दिन, हाथों हाथ, या दिनों दिन, या जो है सरासर, या जो है शब्द इस तरह से रिपीट हो रहे हो, जैसे लाल लाल, या पीला पीला, पीला पीला। तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। रातों रात, हाथों हाथ, सरासर, लाल लाल, पीला पीला, या इस तरह के अव्यय लगे हों शुरुआत में, प्रति, यथा, बा, बे, भर, पर, आ, अनु, ये सब, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिए गए हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण, या शब्द, या वाक्य, या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, मौखिक यानी जो हम बोलते हैं, तो मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि। और लिखित इकाई अगर पूछ ली जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्वनि। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ग है वो कितने हैं, 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, टा, पा, ये जो है 5 वर्ग हैं।
तो सबसे पहले कौन सा उच्चारण स्थान आता है आपके मुंह में? कंठ, यानी कि गला, और फिर आ जाता है तालव्य यानी कि तालु, और फिर मूर्धा, मूर्धा, और फिर जो है दंत, और फिर जो है ओष्ठ। तो कंठ में जो है का वर्ग आ जाता है, का वर्ग के सभी वर्ण, और तालव्य में चा वर्ग के सभी वर्ण, और मूर्धा, मूर्धा कहाँ पे होती है? तो टा आप बोल करके देखिए, जुबान आपकी जहाँ पे टकराती है वो होता है मूर्धा। तो इसमें टा वर्ग के सारे वर्ण आ जाते हैं। दंत में जो है ता वर्ग आ जाता है, और ओष्ठ में जो है पा वर्ग। तो इसको आप आसानी से याद कर लेते हैं लाइन से, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और काचा टा तापा, इस तरह से आप इसको याद कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो व्यंजन बचते हैं और जो स्वर होते हैं वो भी जो है कंठ, तालव्य, मूर्धा इस तरह से होते हैं, तो उनको हम कैसे याद करें? तो कंठ में का वर्ग तो आता ही है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा आ जाता है विसर्ग, विसर्ग यानी कि आह, विसर्ग आ जाता है, और इसके अलावा छोटा आ और बड़ा आ दोनों आ जाते हैं, और हा आ जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो का से क्या होता है? का से कबूतर होता है, लेकिन का से आपको कन्या याद रखना है। तो कन्या का क्या होगा? व्याह होगा। विवाह बोलते हैं हालांकि, लेकिन गांव में व्याह भी बोलते हैं। तो व्याह, विसर्ग में वी आ गया, और आह ये आप याद कर लेंगे। तो व्याह, कन्या का क्या होगा? व्याह होगा। ठीक है। चा से क्या होता है? चा से होता है चम्मच। ठीक है, चा से चम्मच होता है। चम्मच तालू में लगेगी, तो यस किसके तालू में लगेगी? यस के तालू में, यस के तालू में चम्मच लग गई। और फिर वो क्या बोला? ई, उसके मुंह से गुस्से में आवाज आई, क्या? ई। तो दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई, और या और सा, ये जो है चा वर्ग में आ जाते हैं। तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चम्मच किसके तालू में लग गई? यस के। और फिर वो क्या बोला? ई। और मूर्धा, तो मूर्धा में जो है टा, टा से टमाटर होता है। टमाटर कौन खाएगा? टमाटर खाएगा ऋषि, टमाटर ऋषि खाएगा। तो री हो गया, और ये मूर्धन्य सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो टमाटर जो है कौन खाएगा? ऋषि खाएगा। तो री और ये मूर्धन्य सा, ये जो है मूर्धा में आ जाएंगे। और दंत, दंत को कैसे याद रखेंगे? तो ता से क्या होता है? ता से होता है तराजू, लेकिन आप याद रखेंगे तंबू, ता से तंबू होता है। और तंबू में क्या होता है? जलसा होता है। क्या होता है? जलसा। ठीक है, जलसा होता है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तावर के सारे आ जाएंगे दंत में। और ये वाला जा, जो ये नुक्ता वाला जा होता है, ठीक है, इसको जा ऐसे बोला जाता है। और इसके अलावा ला और सा, ये जो है दंत में आ जाते हैं। ओष्ठ में तो पा से क्या होता है? पा से होता है पतंग। पतंग कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, ऊ से ऊपर। ठीक है, तो दोनों ऊ आ जाते हैं पा वर्ग में। तो इस तरह से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे हो जाएगा? मूर्धा, तो मूर्धन्य इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। दिया गया है दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, अनुनासिक। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो इसमें जो है कम समय लगता है। इसमें जो है एक मात्रा के बराबर समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। इसमें जो है छोटा आ जाता है, छोटी ई और छोटा ऊ, और इसके अलावा री। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। और इसके बाद जो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जो है हर्ष से दुगना समय लगता है, दो मात्रा के बराबर समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा के बराबर समय लगता है। इसमें जो है बड़ा आ जाएगा, और बड़ी ई, बड़ा ओ, और ए, और इसके अलावा ए, और इसके अलावा ओ और औ, ये सभी जो है किसमें आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो प्लुत स्वर जो है इसमें हर्ष से तिगुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं दो मात्रा से अधिक, दो मात्रा से अधिक समय लगता है। और इसका जो है ऐसे सिंबल होता है, जैसे ओम, आपने देखा होगा इस तरह से ओम लिखा रहता है कहीं कहीं पे, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है ओम। ठीक है, या जो है राम ऐसे लिख दिया गया तो राम ऐसे, इसमें ज़्यादा समय दिया जाता है, ओम राम इस तरह से। तो जब इस ये वाला सिंबल लगा देते हैं किसी दीर्घ स्वर के साथ तो वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लुत स्वर का ये सिंबल हो जाता है, और राइट आंसर भी यही प्लुत स्वर हो जाएगा। और अनुनासिक क्या होते हैं?
तो अनुनासिक जो है ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें जो है बोलते समय नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है, मतलब नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है सभी पंचम वर्ण, जैसे काखा गागा अंगा, अंगा जो है पंचम वर्ण है, इया है पंचम वर्ण। तो ये जो पंचम वर्ण होते हैं सभी वर्ग के पंचम वर्ण, और इसके अलावा जो चांद बिंदु होता है ये अनुनासिक में आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो इसमें अल्प प्राण जो नहीं है उसे अलग करना है। तो मैंने आपको बताया था अल्प प्राण जो है विषम संख्या वाले होते हैं, यानी कि पहले और तीसरे और पांचवें, और महाप्राण जो है सम संख्या वाले दूसरे और चौथे। तो खा जो है दूसरे नंबर पे आता है, का पहले नंबर पे, गा जो है तीसरे नंबर पे, चा जो है पहले नंबर पे। तो विषम संख्या वाला तो अल्प प्राण हो जाएगा, ये तीनों अल्प प्राण हो जाएंगे। खा जो है क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। तो ये वकील जो है कैसा शब्द है, पश्तो या अरबी या तुर्की या उर्दू। तो वकील जो है ये हो जाएगा अरबी शब्द। वकील जो है विदेशज शब्द है और किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अरबी भाषा के शब्द आप याद रखेंगे, अफसोस, अफसोस हो जाएगा आबरू, आबरू हो जाएगा आतिशबाजी, आतिशबाजी, और इसके अलावा आराम, आराम हो जाएगा, और इसके अलावा आफत, आवाज़, और इसके अलावा जो है कमीना, किसमिस, किसमिस, खामोश, और गुम, गुम, चश्मा, और इसके अलावा जो है दीवार, जागीर, जागीर हो जाएगा, और इसके अलावा जो है देहात, देहात, ताज़ा, बीमार, और इसके अलावा लगाम, और शादी, हफ्ता। तो ये सब जो है कुछ अरबी शब्द है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इनको आप याद कर लेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिए गए आल्पीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आल्पीन और अलमारी ये जो है कौन सी भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। तो ये सभी शब्द हैं आल्पीन और अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा के। और इसके अलावा पुर्तगाली भाषा के शब्द आप याद रखेंगे, अचार, चाबी, और पपीता, पपीता हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बाल्टी याद रखेंगे, बाल्टी, गमला, गमला हो जाएगा, बंदूक, बंदूक, और बटन, और इसके अलावा तौलिया याद रखेंगे, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और तंबाकू, तंबाकू, और तिजोरी। तो ये जो है पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वसुधा, फिर है अवनी और उर्वी। तो वसुधा भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, और उर्वी। तो ये सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पृथ्वी के पर्यायवाची में आप याद रखेंगे मेदिनी, मेदिनी, मही, और इसके अलावा क्षिति, और ईला, ईला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। और इसके अलावा जो है अचला और वसुंधरा। तो ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, यह सन्यासी में किस प्रकार की अशुद्धि है, अनुनासिक संबंधी या संयुक्त व्यंजन संबंधी या अनुस्वार संबंधी या द्वित्व व्यंजन संबंधी। तो दोस्तों सन्यासी जो है इसकी वर्तनी यहाँ पे गलत है। सन्यासी की सही वर्तनी होती है सा के ऊपर अनुस्वार होता है, और फिर जो है आधना और यासी, सन्यासी, ये जो है सन्यासी की सही वर्तनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है कुछ शब्द आप याद रखेंगे जिनकी वर्तनी अक्सर पूछी जाती है। कालिदास, तो यहाँ पे ला पे बड़ी की मात्रा दे करके दे देता है,
तो वो जो है गलत हो जाए। कालिदास ये हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो इसमें जो है वाल्मीकि दे देता है, या जो है का पे बड़ी की मात्रा दे देता है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा याद रखेंगे अक्षुण्ण, तो अक्षुण्ण ऐसे दे देता है एग्जाम में, तो ये गलत होता है। अक्षुण्ण की सही स्पेलिंग क्या होती है? दोनों ना होते हैं, एक आधा और एक पूरा, तो अक्षुण्ण इस तरह से लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान दे देता है, तो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो इस तरह से दे देगा, तो ये जो है गलत होगा, अंतर्धान होता है, अंतर्धान हो जाएगा। और इसके अलावा जो है मिष्ठान, मिष्ठान देता है लेकिन मिष्टान होता है, मिष्टान। और महात्म्य, तो महात्म्य में आधा ता और आधा माँ होता है, दोनों आधे होते हैं, और यहाँ पे माँ पे आग की मात्रा होती है, तो महात्म्य इस तरह से होता है। इसके अलावा जानवी ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा जानवी। सही जानवी की वर्तनी है आधा हा होगा, आधा हा, और फिर जो है ना भी आधा ही होता है, जानवी, आधा हा और आधा ना, ये जो है सही वर्तनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनुस्वार संबंधी अशुद्धि थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? एक है उऋण, उऋण, उऋण मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जिसने ऋण अपना चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलते हैं उऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो। और प्रगल्भ मतलब क्या होता है? प्रगल्भ मतलब होता है जो बहुत बकवास करता हो, अधिक बकवास करने वाला, अधिक बकवास करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रगल्भ। और अगम्य, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अगम्य, जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। और क्षिप्र हस्त, क्षिप्र हस्त इसका मतलब क्या होता है? जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, बहुत तेज चलता हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगम्य इसका राइट आंसर है। और बाकी जो ऑप्शंस है ये मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ, ताकि जो है जो एग्जाम में आने वाले वर्ड है उनको मैं यहाँ पे आपको याद करा सकूँ। तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यह है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उच्छिप्त। उच्छिप्त मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। उच्छ्वास मतलब क्या होता है? उच्छ्वास मतलब होता है ऊपर आने वाला सांस, ऊपर आने वाला सांस, आने वाला सांस। और उदीसा, उदीसा मतलब क्या होता है? निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? उदीसा। निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, उठने की इच्छा। और औरस मतलब क्या होता है? तो औरस होता है अपनी विवाहिता से उत्पन्न, अपनी विवाहिता से मतलब जिससे शादी हुई है उसी से उत्पन्न जो पुत्र होता है, अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? औरस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन उच्छिप्त राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पे रेखांकित शब्द यहाँ पे बुढ़ापा है। बुढ़ापा इसका जो है संज्ञा बताना है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो संज्ञा की बात करते हैं तो इसके 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से? तो एक तो यहाँ पे जातिवाचक दिया है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, और एक जो है द्रव्यवाचक हो जाता है। तो ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक में समस्त जाति का बोध होता है, जैसे कि गाय हो गया या जो है मनुष्य हो गया। तो किसी वस्तु या प्राणी की समस्त जाति का जिससे बोध होता है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो है इसमें जो है किसी गुण या स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जैसे कि निर्धनता हो गया, या जो है निर्धनता हो गया, या इसके अलावा घमंड हो गया। तो घमंड को आप देख तो सकते नहीं है, घमंडी आदमी को देख सकते हैं लेकिन घमंड को नहीं देख सकते। तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी का जो व्यक्ति है कोई, या वस्तु है या स्थान है, उसका जो विशेष नाम होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक जहाँ पे समूह का बोध होता है, जैसे कि सभा हो गई, सभा या भीड़,
या जो है जनता या सेना या मंडली, ये सब जो है समूहवाचक में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में जो चीज़ें माप तौल करके आती हैं वो जो है सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। जैसे दूध हो गया या जो है पानी, जो लीटर में या किलो वगैरह में आती हैं वो सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। दूध, पानी या जो है पेट्रोल या सोना चांदी, ये सब सोना चांदी, पीतल या जो है गेहूँ हो गया, गेहूँ चावल, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बुढ़ापा, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आप देख नहीं सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा ये भाव है। ठीक है, तो बुढ़ापा जो है क्या है, एक अवस्था है। तो अवस्था या स्वभाव या गुण, ये सब भाववाचक में आ जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पे वाक्य नहीं, वाच्य की पहचान करना है। लेख लिखा गया, वाच्य की पहचान करें। तो वाच्य जो है कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जैसे कि राम फल खाता है, तो यहाँ पे जो है राम करता है और उसके अनुसार क्रिया आ गई खाता है। अगर सीता फल खाती है तो सीता जो है ये भी करता है, लेकिन सीता स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार आती है लगाना पड़ता है, सॉरी खाती है लगाना पड़ता है। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है तो वहाँ पे कर्तवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, जैसे कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब राम पुल्लिंग है लेकिन रोटी स्त्रीलिंग है, और रोटी क्या है, कर्म है। कर्म के अनुसार यहाँ पे खाई जाती है कहना पड़ा हमें। तो कर्म के अनुसार जब क्रिया आएगी तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लेख लिखा गया, ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। लेख लिखा गया, अगर यहाँ पे पुस्तक होता तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पुस्तक लिखी गई कहा जाता। ठीक है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है, इसमें जो है भाव की प्रधानता होती है और इसमें जो है ज़्यादातर असमर्थता प्रकट की जाती है। जैसे मुझसे चला नहीं गया, मुझसे सोया नहीं जाता है, या मुझसे हंसा नहीं जाता है। तो जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे जो है भाववाच्य हो जाता है। और कभी कभी इसमें समर्थता भी प्रकट होती है, तो समर्थता या असमर्थता जहाँ पे आए वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे फिलहाल कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ब्रह्मी या ब्राह्मी या ब्राह्मणी या ब्रह्मिणी। तो दोस्तों ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है, ब्राह्मणी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। और इसके अलावा बताइए पंडित का क्या हो जाएगा। फिर पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, आइन लगा के बनाते हैं, पंडिताइन हो जाएगा। या जो है लाला का ललाइन हो जाता है। आयुष्मान का बताइए क्या होगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो मान जिसके लास्ट में लगा हुआ उसका स्त्रीलिंग मति लगा करके बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा आयुष्मती। क्या हो जाएगा, आयुष्मती। और धनवान का क्या हो जाएगा, धनवान। तो वान लगा होता है तो वती लगाते हैं, धनवती हो जाएगा। बलवान का बलवती हो जाएगा। और रचयिता का बताइए, रचयिता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लास्ट में अगर ता लगा रहता है तो उसका स्त्रीलिंग त्री लगा करके बनाते हैं, रचयित्री हो जाएगा, रचयित्री हो जाएगा रचयिता का। या जो है विद्वान का क्या होगा, तो विद्वान का होता है विदुषी, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ब्राह्मणी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही बताइए क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग या उभयलिंग। तो दोस्तों दही ये जो है हो जाएगा, दही पुल्लिंग हो जाएगा। दूध से जो बने उत्पाद होते हैं, जैसे दूध हो गया या दही हो गया या मट्ठा हो गया या जो है पनीर हो गया, दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं ये ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में आपका आ जाता है छाछ और इसके अलावा लस्सी। तो ये जो है अपवाद में आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब यह है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो विद्या धन अर्थी, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, विद्या धन अर्थी या विद्य धन अर्थी नहीं होता है, विद्याधन आर्थी भी नहीं होता है, आर्थी का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आर्थी मतलब चाहने वाला, विद्या चाहने वाला, तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी, जिसमें विद्या में जो है बड़ा आ है और इधर जो है छोटा आ है।
तो आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा आ ही बनेगा। तो यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है प्रतिमान पद में समास है। तो दोस्तों प्रतिमान में जो है कौन सा समास है, तो प्रतिमान में जो है पहला पद क्या है, प्रति, अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जहाँ पे पहला पद अव्यय होता है कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो प्रति आ जाए या यथा, बा, बे, भर या आ या अनु, ये सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प है। तो खून के लिए घूंट पीना, ये जो है मुहावरा है, इसका सही अर्थ यहाँ पे बताना है। अति क्रुद्ध होना, तो अति क्रुद्ध होना इसके लिए मुहावरा हो जाएगा आग बबूला होना, आग बबूला होना। और रक्तपात करना, रक्तपात करना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा, खून के नाले बहाना, खून के नाले बहाना। खून के घूंट पीना इसके लिए जो है हो जाएगा भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। ठीक है, खून के घूंट पीना यानी कि भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। बहुत सताना के लिए जो है मुहावरा क्या होगा, तो बहुत सताना के लिए जो है खून के आंसू रुलाना, खून के आंसू रुलाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। यह है विवाह करना, घर बनाना, घर सजाना या घरौंदा बनाना। तो घर बसाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, विवाह करना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। इतना मीठा चाय मैं नहीं पीती हूँ, तो ये तो अशुद्ध है, यहाँ पे होना चाहिए था इतनी मीठी चाय मैं नहीं पीती हूँ, तो ये तो गलत हो गया। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, तो मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ये होना चाहिए था, मोहन ने यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। क्या आप खाना खा लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिए हैं नहीं बल्कि लिया है, तो ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कियां आम खाती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का समानार्थी शब्द है। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, तो फूल का पर्यायवाची बताना है कौन सा हो जाएगा, पुंज। पुंज मतलब होता है समूह, जैसे किरण पुंज मतलब किरणों का समूह, और पुंज का मतलब पत्ती भी होता है। प्रसून मतलब क्या होता है, फूल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, प्रसून। बाकी जो है यहाँ पे दिया गया है चंपा, चंपा जो है एक प्रकार का फूल है, तो ये तो इसका पर्यायवाची होगा नहीं। परिमल मतलब क्या होता है, परिमल मतलब होता है महक या सुगंध, महक या सुगंध, तो यहाँ पे प्रसून इसका राइट आंसर होगा। फूल का जो है पर्यायवाची क्या होता है, प्रसून। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो पर्वत की तलहटी, इसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, घाटी या द्रोण या बेसिन या उपत्यका, तो राइट आंसर हो जाएगा उपत्यका। पर्वत की तलहटी, इसको जो है क्या बोलते हैं, उपत्यका। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों कर्म कारक की बात करते हैं, इसकी विभक्ति क्या होती है, को, और करण कारक की जो है से या के द्वारा। जैसे राम चाकू से फल काटता है या चाकू के द्वारा काटता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, इसकी भी से होती है, लेकिन अलग या दूर जाने के संबंध में, अलग होने के संबंध में या दूर जाने के संबंध में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या राम स्कूल से भाग गया, तो वहाँ पे जो है से अगर आया है तो अपादान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए, के लिए, और कभी कभी संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है देने के संबंध में। जब कोई चीज़ दी जाती है लेकिन वापस नहीं ली जाती, देने के संबंध में जब कोई चीज़ किसी को दी जाए लेकिन वापस ना ली जाए। जैसे कि राजा ने गरीब को कंबल दान दिया, तो यहाँ पे दे दिया तो वापस तो लेगा नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर को आया है तो ये संप्रदान कारक होगा। लेकिन राम ने मोहन को कुछ पैसे उधार दिए, तो यहाँ पे जब को आएगा तो ये जो है कर्म कारक की विभक्ति होगी, क्योंकि यहाँ उधार दिया है तो वापस भी लेगा। ठीक है, तो को जब आएगा देने के संबंध में लेकिन वापस नहीं लेना होगा तो जो है संप्रदान होगा, और वापस लेना होगा तो कर्म कारक होगा। और इसके अलावा अगर को आता है देने के संबंध में नहीं और किसी संबंध में, तो वहाँ पे कर्म कारक ही होगा। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चे बस से
पाठशाला जाते हैं, या बस के द्वारा होता तो करण कारक हो जाता। तो यहाँ पे जब साधन का बोध होता है तो वहाँ पे करण कारक होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था। इस वाक्य में सही निपात का चयन कीजिए। तो निपात क्या होते हैं? निपात जो है अव्यय होते हैं। अव्यय आपको पता है कि जो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन या काल के आधार पर, उनको अव्यय कहते हैं। तो निपात भी अव्यय ही होते हैं, लेकिन ये जो है किसी वाक्य में जोड़ करके वाक्य में विशेष बल देने का कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं निपात। जैसे कि ही हो गया, मात्र, भर या भी या तो, ये सब जो है क्या हो जाते हैं? निपात हो जाते हैं। तो सीमा ने कल, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कल ही काम नहीं किया था, या कल मात्र काम नहीं किया था, या कल भर काम नहीं किया था, या कल भी। तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट होगा भी। सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एक बल देने का काम कर रहा है इस वाक्य में, तो इसलिए कि ये क्या है? निपात हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, यशोदा का संधि विच्छेद करें। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोधनता, यशाधनता, सॉरी यशधनता, यशाधनता या धन सोदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यशाधनता। ये जो है कैसी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि है यहाँ पे। और कौन सा विसर्ग संधि का रूल लग रहा है? तो दोस्तों विसर्ग के पहले अगर आ जाए, छोटा आ, और विसर्ग के बाद या तो आ हो, या जो है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो, या इसके अलावा जो है या, रा, ला या वा या हा हो। इनमें से अगर कोई भी वर्ण हो विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले आ हो, तो जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? वो परिवर्तित हो जाता है ओ में। विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे यसा धन दा है, तो विसर्ग है ये, विसर्ग के पहले क्या है? आ है। आपको पता है कि कोई भी वर्ण हो उसमें जो है अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसमें जो है आ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो सा है इसमें जो है आ ऑलरेडी है, तो विसर्ग से पहले क्या है? आ है, और बाद में क्या है? दा, जो कि टावर का तीसरा अक्षर है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी अक्षर हो किसी भी वर्ग का, तो जो है यहाँ पे ये रूल लग जाएगा। तो इसलिए जो है विसर्ग का क्या बन गया? ओ बन गया। तो यहाँ पे सा पे ओ की मात्रा लगेगी तो सो हो जाएगा, और या पहले से था, और फिर जो है दा, तो यशोदा हो जाएगा। यशानंदा यशोदा हो जाएगा। इसी तरह से इस उदाहरण के जो है और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो तपा धन बल, तपा धन बल, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ है और यहाँ पे पाफा बा तीसरा है, तो तपोबल हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पूरा धन हित, तो यहाँ पे भी विसर्ग के बाद जो है आप देखेंगे हा आ गया, तो पूरा धन हित क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। या जो है मना धन जा, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ है और जा आ गया, चा छा जा तीसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मनोज हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करें। तो ये जो है पूरा वाक्य है जो कि ए बी सी में बांटा गया है, तो किस पार्ट में गलती है? अगर कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। तो यहाँ पे जो है त्रुटिपूर्ण अंश कौन सा है? हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो यही जो है पार्ट गलत है। शुद्ध गाय का घी नहीं होता है, यहाँ पे गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, फिर जो है आगे सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, दिया गया वाक्य के त्रुटिपूर्ण अंश का फिर से चयन करना है। दिया गया पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, तो सरलतम का मतलब ही होता है सबसे सरल, यहाँ पे सबसे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, ये जो है इसका सही आंसर होगा कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है। सबसे यहाँ पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, ये है अर्धविराम, अर्धविराम, और ये जो है अल्प विराम हो जाएगा।
और ये जो है उप विराम हो गया, और ये जो है विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा। तो समान अधिकरण शब्दों के मध्य, समान अधिकरण मतलब जो समान अधिकार रखते हैं उन शब्दों के मध्य में जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसको जो है एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और फिर जो है अल्प विराम, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, भाषण दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और फिर आगे दिया है नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों जो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, ये दोनों शब्द जो है समान अधिकार शब्द हो जाएंगे, क्योंकि समान अधिकार रखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देश के प्रधानमंत्री और फिर जो है थोड़ा सा आपको रुकना पड़ा, श्री नरेंद्र मोदी, या जो है अल्पविराम जो है कहाँ पे लगता है? जब बिल्कुल जरा सा रुकना पड़े। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल जरा सा रुकना पड़ा, तो इसलिए जो है यहाँ पे अल्पविराम लग जाएगा। और जहाँ पे जो है अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से कम, वहाँ पे लगता है अर्धविराम। और उपविराम जो है शीर्षक के बाद लगता है, कोई हेडिंग देनी हो आपको शीर्षक, तो उसके बाद लगता है जैसे कि उदाहरण, उदाहरण, और फिर जो है आपने ये उपविराम लगा दिया, उसके बाद जो भी उदाहरण देना है आपको आप दे सकते हैं। और ये विस्मय बोधक चिन्ह, ये तो जो है जब आश्चर्य, घृणा ये सब प्रकट करना होता है तो उसके लिए जो है लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। समान अधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? तो ये है संयोजक चिन्ह, ऐसे जो डैश होता है इसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह भी बोलते हैं। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कोष्ठक तो इसको बोलते नहीं है, कोष्ठक तो ये हो जाता है। अवतरण चिन्ह जो है, ये जो कॉमा होता है, ये जो है दोहरा अवतरण चिन्ह हो जाएगा, और इकहरा जो है ये होता है। तो अवतरण चिन्ह जो है ये हो गया, तो यानी कि सामासिक चिन्ह इसका राइट आंसर होगा, सामासिक चिन्ह। योजक चिन्ह को जो है सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि जैसे माता पिता, माता पिता में आपको पता है द्वंद्व समास होता है और यहाँ बीच में जो है योजक चिन्ह लगाते हैं। तो ये समास में जो है द्वंद्व समास में यूज होता है, इसलिए जो है सामासिक चिन्ह भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है जब शब्दों का रिपीटेशन होता है, जैसे लाल लाल या पीला पीला, तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह, और ये भी लाल लाल भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। तो इसीलिए जो है ये समास में भी इसका प्रयोग होता है योजक चिन्ह का, इसलिए सामासिक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब खाली स्थान में भरना है आपको सही शब्द। देखा है, जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो क्या होगा? जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदर्श खो बैठता है, तो इससे कोई सेंस बन नहीं रहा है। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है, लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे लांघ और गरिमा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब यह है आभ्यंतर का विलोम होगा। तो आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? निराधार, निराधार, तो निराधार का विलोम क्या होता है? साधार, ये साधार का विलोम है। या जो है आधार, आधार या साधार किसी का भी आपको विलोम पूछा जाए तो निराधार हो जाएगा। निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, और इसका विलोम क्या हो सकता है? यदा कदा मतलब कभी कभी। निषिद्ध, निषिद्ध जो है किसका विलोम होता है? तो ये जो है आदिष्ट का, आदिष्ट का, या जो है विहित का भी, विहित या जो है आदिष्ट का विलोम क्या होता है? निषिद्ध। अभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया है रिक्त का विलोम बताइए। तो रिक्त का विलोम बताना है। विमुख दिया है, तो विमुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख, सम्मुख या उन्मुख, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो विमुख का विलोम जो है सम्मुख या उन्मुख होता है। अनरत जो है इसका राइट आंसर होगा। रिक्त का विलोम क्या होता है? अनरत। और वक्र, वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तो वक्र का विलोम क्या होता है? वक्र का होता है ऋजु, ऋजु मतलब क्या होता है? सीधा। वक्र का विलोम हो जाएगा ऋजु। विपन्न, विपन्न का विलोम होता है रिद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है अनरत। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इलायची का तत्सम है। तो इलायची का तत्सम बताना है। यह है एला, इलायची का, इष्टिका,
उलूखन। तो इलायची का तत्सम क्या होता है? एला। एला जो है इलायची का तत्सम हो जाएगा। इलायची का ऐसा कोई शब्द नहीं होता। इष्टिका, इष्टिका जो है ईंट का, ईंट का तत्सम होता है। और उलूखन, इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? ओखली। क्या हो जाएगा? ओखली। ओखली का तत्सम क्या होता है? उलूखन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब पूछा गया है जमाई का तत्सम क्या होगा। जमाई का तत्सम आपको बताना है जुष्ट। जुष्ट का तद्भव होता है झूठा। जंभिका, जंभिका जो है जम्हाई का। और जमाता यहाँ पे राइट आंसर होगा। जमाई का तत्सम क्या होता है? जमाता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पे आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जो है इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कृति और कृति। तो कृति मतलब क्या होता है? कृति मतलब रचना होता है, ये सही है, लेकिन कृति मतलब पुजारी नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कृति मतलब रचना होता है और कृति मतलब निपुण होता है, और कृति मतलब पुण्यात्मा भी होता है। कृति मतलब पुण्यात्मा भी होता है। तो यहाँ पे ये जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कृति मतलब रचना भी होता है और निपुण भी होता है और पुण्यात्मा भी होता है कृति का मतलब। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी जो है कोना दिया गया है तो गलत है। खरीदा हुआ, खरीदा हुआ का जो है होता है क्रीत। क्रीत मतलब होता है खरीदा हुआ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। दिया है सर और सर। ये सर है और ये है सर। तो सर मतलब क्या होता है? बाण। तो ये तो बाण तो सही है, और सर मतलब तालाब होता है, तालाब भी सही है, तो यही पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये सिर, सिर जो है इस वाले सर का मतलब होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। कमल, कमल नहीं होता है, सर का मतलब तालाब तो होता है, ये तो सही है, और झील और शेर भी नहीं होता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सर मतलब बाण हो जाएगा और सर मतलब तालाब। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब जो है पत्र लेखन के क्वेश्चन अब आपके पास है। दिया गया है अधिसूचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अधिसूचना किसको बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं विज्ञप्ति को। अधिसूचना मतलब क्या होता है? जैसे कोई नियुक्ति होनी है या पदोन्नति या सरकारी आदेश, इनसे संबंधित जो सरकार की तरफ से जो घोषणा की जाती है उसको बोलते हैं अधिसूचना, और इसको जो है विज्ञप्ति भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। और परिपत्र दिया है, तो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाएं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है। तो जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाएं या आदेशों को प्रसारित किया जाता है उनको परिपत्र बोलते हैं। ज्ञापन मतलब क्या होता है? तो ज्ञापन जो है किसी कार्यालय में भेजे गए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अगर आपने किसी कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र भेजा है या आवेदन पत्र भेजा है तो वो कार्यालय में प्राप्त हुआ और उसके बाद उसके जवाब में जो पत्र जारी किया जाता है उसको बोलते हैं ज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल विज्ञप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, शासकीय पत्र की भाषा कैसी होती है। तो शासकीय पत्र जो सरकारी कामकाज में पत्र लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र की भाषा कैसी होती है? निवेदनपूर्ण या आग्रहपूर्ण या औपचारिकतापूर्ण या कष्टपूर्ण। तो दोस्तों शासकीय जो पत्र होते हैं इनकी भाषा होती है औपचारिकतापूर्ण, यानी कि फॉर्मल होती है। तो सरकारी कामकाज में जो पत्र होते हैं उनमें लैंग्वेज फॉर्मल यूज़ की जाती है, औपचारिकतापूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र जो है व्यवसायियों के मध्य लिखा जाता है व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र। और सरकारी अधिकारियों के मध्य जो पत्र होता है वो औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स। और सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य, तो यही इसका राइट आंसर है। वैयक्तिक पत्र जो है सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखे जाते हैं। ठीक है, जिनको वैयक्तिक यानी कि पर्सनल, तो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य जो है वैयक्तिक पत्र लिखे जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पाठक और संपादक के मध्य भी औपचारिक पत्र, पाठक और संपादक के बीच में भी फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यह है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है।
अनौपचारिक यानी कि जो औपचारिक ना हो। यह है मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए लिखा गया जो पत्र होगा, तो ये तो औपचारिक पत्र होगा, फॉर्मल होगा। फिर दिया है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र, तो ये जो है सगे संबंधियों को लिखा जाता है, तो ये तो वैयक्तिक पत्र हो जाएगा। तो यही जो इसका राइट आंसर है, ये जो है अनौपचारिक होता है। और बाकी जो है गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक होगा। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक पत्र होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम होता है। तो दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र जो है इसमें प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम और जो उसका पद नाम है वो किधर होता है, बाईं ओर अंत में या दाईं ओर अंत में, या बाईं ओर शीर्ष पर या दाईं ओर शीर्ष पर। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है सरकारी कामकाज में ये लिखे जाते हैं, लेकिन कम औपचारिक होते हैं। ठीक है, जो शासकीय पत्र होते हैं यानी सरकारी पत्र वो जो है बिल्कुल औपचारिक होते हैं, एकदम फॉर्मल। और अर्ध सरकारी पत्र या इनको अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं कि जो है कम औपचारिक पत्र होते हैं। और इसका जो प्रारूप है वो कैसा होता है, तो मान लीजिए ये जो है पत्र है, तो इसमें मार्जिन के बाद पत्र संख्या सबसे पहले बाईं ओर जो है पत्र संख्या लिखी जाती है जो भी हो, और फिर उसके बाद जो है जो प्रेषक है, प्रेषक का नाम, प्रेषक का जो है नाम और पद नाम, प्रेषक का नाम और पद नाम जो है एक साथ लिख दिया जाता है। और फिर जो है इधर दाईं ओर क्या होता है, उसके कार्यालय और विभाग का नाम, कार्यालय और विभाग का नाम, कार्यालय और विभाग का नाम होता है दाईं ओर। और फिर इसके नीचे जो है स्थान और दिनांक का नाम, जहाँ पे कार्यालय है उस स्थान का नाम और फिर दिनांक। और फिर जो है इसके बाद लिखा जाता है बाईं ओर विषय, विषय की शुरुआत होगी बाईं ओर से जितना भी जाए। और फिर जो है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है संबोधन। संबोधन में जो है लिखा जाता है प्रिय करके, जो भी नाम है प्रिय, मान लीजिए वर्मा जी। और फिर जो है लेटर का जो भी मैटर है वो लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में जो है होता है आपका सद्भावी, आपका सद्भावी। और फिर जो है अपना नाम लिखना होता है। और इधर जो है पद नाम होता है और स्थान का नाम। ठीक है, तो ये जो है प्रारूप होता है। तो यहाँ पे जो है प्रेषक का नाम एवं पद नाम जो है किधर होता है, तो प्रेषक का नाम और पद नाम ये बाईं ओर होता है और शीर्ष पर, बाईं ओर शीर्ष पर। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।